तो आज अपन डील करने जा रहे हैं इंडक्टर के कॉम्बिनेशन के बारे में। जो पहला पार्ट है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ना। देखो यहाँ एक इंडक्टर 1 2 3 अप टू एल एन, मतलब एन इंडक्टर्स लगा के रखा हूँ और इसको मैंने एक्सटर्नल बैटरी जो कि डीसी वोल्ट की है वी से सप्लाई करके रखा हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इसके अक्रॉस जो है वो V1 पोटेंशियल डिफरेंस आता है, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस Vn। तो अपन जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, कि अपन लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn ना। देखो अपन जानते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आती है वो आता है L dy/dt। तो सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों V1 इज इक्वल टू L1, ठीक है, L1, ठीक है, V1 इज इक्वल टू L1 dy/dt। यहाँ माइनस साइन का मतलब अपोज ना, अपोज वर्ड को दिखा रहा है। तो यहाँ देखो, और V को मैं लिख सकता हूँ L इक्वलेंट इंटू dy/dt। तो यहाँ से देखो ये सब टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू आती है वो सम अप आता है, जैसे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है बच्चों। देखो यहाँ है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। देखो यहाँ L1 L2 L3, जैसे अपन पैरेलल में R1 R2 R3 रेजिस्टेंस लगा के रखे थे और यहाँ पे मैंने V वोल्ट की सप्लाई रखी है ना। तो देखो यहाँ सेम लाइक रेजिस्टेंस अगर मैं पैरेलल में L इक्वलेंट निकालूं तो 1/L1 प्लस 1/L2 लाइक डेट ना। फॉर टू इंडक्टर्स अपन जैसे टू रेजिस्टेंस देखे थे कि R इक्वलेंट इक्वल टू क्या होता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। सिमिलरली यहाँ L दो इंडक्टर्स के लिए जो L इक्वलेंट आएगा वो आएगा L1 L2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 ना। देखो अगर अपन नोट देखें, अगर इंडक्टर को कट करें बच्चों, तो देखो अगर आप मान लो इंडक्टर कट करते हो तो उसका जो टाइम कांस्टेंट होगा, नोट में लिखना, नोट ये है कि अगर आप इंडक्टर कट करते हो तो जैसे मान लो कि एक इंडक्टर ये है ना, यहाँ मैं इंडक्टर बना रहा हूँ, ठीक है, ये इंडक्टर है जिसका ये नॉन आइडियल है ना, जिसका इंडक्टेंस वैल्यू L है और रेजिस्टेंस वैल्यू R है। मैंने इसको हाफ काटा, तो इस केस में आपको पता है बच्चों कि टाइम कांस्टेंट कितना आएगा L/R। अगर मैं इसको कट करूं और हाफ हाफ करूं तो आफ्टर कट, ठीक है, अगर मैं कट करता हूं तो आफ्टर कट मान लो ये पार्ट बन रहा है ना, और दूसरा पार्ट जो है बच्चों ये बन रहा है। मान लो ये L/2 हो जाएगा, हाफ हाफ काट रहा हूं तो R/2 हो जाएगा रेजिस्टेंस, और ये भी L/2 इंडक्टेंस इसका और R/2 रेजिस्टेंस। देखो इस केस में जो नया टाइम कांस्टेंट आ रहा है उसको मैं टाउ डैश से दिखा रहा हूँ, ये आ जाएगा L/2 डिवाइड बाई R/2 विच विल बी इक्वल टू L/2, जो कि टाइम कांस्टेंट जो पहले था उसके ही बराबर आ रहा है। तो लिख लो आफ्टर कटिंग द इंडक्टर its time constant remains same। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर इंडक्टर को बच्चों आप कट करते हो तो उसका जो टाइम कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू सेम होगी। अब अपन बात करने जा रहे हैं स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टर, कि इंडक्टर में जो एनर्जी होगी वो कैसे स्टोर होती है। ठीक है, जैसे अपन कैपेसिटर का केस डील कर चुके हैं बच्चों, कि कैपेसिटर में मैंने देखा था कि जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रही है। अब यहाँ पे जो भी फिनोमिना हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के चलते हो रहा है। तो हेडिंग डालो, हेडिंग रहेगा स्टोर्ड एनर्जी इन इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर में जो है एनर्जी कैसे स्टोर होती है। जैसे मान लो कि मैं एक सर्किट बना रहा हूँ, यहाँ इंडक्टर है और यहाँ रेजिस्टर है और मैंने इसको डीसी सप्लाई V से सप्लाई कर रखा है, और देखो इसमें करंट जो है बढ़ रहा होगा तो यहाँ एक इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ रही होगी E, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है। देखो होगा क्या
कि जैसे ही ये बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगा, मतलब करंट सप्लाई करेगा, तो याद रखना उसके अगेंस्ट में बैटरी को जो है वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, इस इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट में इसको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इसके अपोजिट में इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा होगा ना। तो मैं अगर इसमें केवीएल लगाऊं तो देखो केवीएल में क्या लिखूं, पहले आप ये बात लिख लो कि कुछ स्टेटमेंट लिख लो बच्चों कि बैटरी, यहाँ पे जो बैटरी है, बैटरी establishes the current in the circuit. Battery establishes the current in the circuit. Battery has to do work against इंड्यूस्ड ईएमएफ। बैटरी को क्या करना पड़ेगा? इंड्यूस ईएमएफ के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा। दैट वर्क डन इज stored in the form of energy। ठीक है, वो जो वर्क डन होगा वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, किसमें होगा? इंडक्टर में होगा। किसमें होगा बच्चों? इंडक्टर में होगा। देखो यहाँ जो मैंने आई लिखा है वो सर्किट का इंस्टेंटेनियस करंट है। क्या? इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट। ये इंस्टेंटेनियस करंट है बच्चों सर्किट का ना। तो देखो अगर आप केवीएल लगाते हो तो आपको सर्किट का जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा P = IR + LdI/dt। ये कैसे? IR मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और ये इंड्यूस ईएमएफ और V, मतलब ये V जो है वो VR, ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है, और यहाँ पे जो है इंड्यूस ईएमएफ के फॉर्म में हो। तो ये है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। सर्किट का क्या है बच्चों? ये है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इन द सर्किट। चलो अब अपन बात करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर। क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर इन द सर्किट। इंस्टेंटेनियस पावर इन द सर्किट मीन्स इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाय बैटरी। क्या होगा? सप्लाइड बाय बैटरी। बैटरी ने कितना पावर सप्लाई किया बच्चों? देखो यहाँ क्या लिख के रखे हो? V = IR + LdI/dt। आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो करंट, इंस्टेंटेनियस करंट वाले फैक्टर से, तो यहाँ आ जाएगा VI = I² × R + LI/dI/dt। ये आएगा। देखो ये जो VI है वो ये है इंस्टेंटेनियस पावर। क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर P। तो P को लिख दूंगा I² R + LI/dI/dt। देखो यहाँ पे जो पावर आ रहा है बच्चों, यहाँ पे ये क्या है? ये है I² R। इसको क्या जानते हो? पावर लॉस। पावर लॉस है ना, किसके क्रॉस? इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो इसको लिखोगे पावर डेसिपेटेड इन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या बच्चों? ये है रेट ऑफ एवरेज एनर्जी। ठीक है, ये रेट ऑफ एवरेज एनर्जी है किसमें? इंडक्टर में ना बच्चों। ये है रेट ऑफ एवरेज एनर्जी इन इंडक्टर। चलो थोड़ा सा इसको अपन लिखने की कोशिश करते हैं। जब मैंने लिखा है रेट, रेट मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना। तो देखो अगर अपन इस टर्म को सिर्फ बाहर निकालो मैं, ठीक है, इस टर्म को मैं बाहर निकालता हूँ तो मैं लिख देता हूँ du/dt = LI/dI/dt। ठीक है, देखो एवरेज एनर्जी, रेट ऑफ एवरेज एनर्जी लिखा ना, यहाँ dt से dt जा रहा है। अब अपन देखें du को लिख सकते हैं LI × di। ठीक है, देखो
अगर मान लो कि इनिशियल करंट आई है एंड फाइनल करंट सर्किट का, ठीक है, IF है, तो इसका इंटीग्रेशन करें तो देखो जो टोटल एनर्जी होगी, ठीक है, वो होगा इंटीग्रेशन LI/DI, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल करंट से फाइनल करंट। तो जो टोटल एनर्जी आ रहा है, ये टोटल एनर्जी किस फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड में ना। टोटल एनर्जी जो मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो ये आ रहा होगा IF² माइनस, प्रॉपर लिमिट के साथ अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आपको ये वैल्यू मिल रहा होगा। देखो मैं यहाँ मानता हूँ थोड़े पल के लिए कि मेरा फाइनल करंट जो है I के बराबर है और इनिशियली जो करंट था वो 0 है। तो ये जो फॉर्म बनेगा, जो टोटल एनर्जी आएगी मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों, वो देखो कितना आ रहा होगा, हाफ LI²। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को लर्न करके बैठ जाते हैं। ये लर्न करके बैठ जाते हैं और अगर कोई पूछता है कि इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी कुल कितना है, तो बच्चे बोल देते हैं हाफ LI²। क्या ये सही बात है? हाँ, ये सही बात तब है जब इनिशियल करंट जो है 0 क्या हो, इनिशियल करंट 0 हो। अदरवाइज अगर आपको कोई इनिशियल करंट दे रहा है और फाइनल करंट की वैल्यू दे रहा है, अगर इनिशियल करंट और फाइनल करंट की वैल्यू अगर बच्चों आपको गिवन है, तो आपको प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेशन करना होता है। ये फार्मूला कहाँ से आया है? ये फार्मूला तब आया है जब मैंने यहाँ लिमिट की वैल्यू क्या रखा है बच्चों, यहाँ पे मैंने जो लिमिट की वैल्यू रखा है वो रखा है L 0 से I, ठीक है बच्चों, I/DI। तो जब मैं ये वाला वैल्यू रखा हूँ तब जा करके मेरे को हाफ LI² आ रहा है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये फार्मूला तब आता है जब ये पैरामीटर्स जो है सेटिस्फाई हो, क्या हो, यह पैरामीटर सेटिस्फाई हो। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नोट लिख लो, कि कैपेसिटर जो है वो भी स्टोर करता है एनर्जी को, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में करता है। चलो लिख लो, यहाँ नोट लिख लो कि जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड ना, मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है एनर्जी को। तो अपन लिख देंगे टोटल एनर्जी हाफ LI²। ये बच्चों तब है जब इनिशियल करंट जो है 0 है और फाइनल करंट I के बराबर है। चलो, जो दूसरा नोट ये है वो है कि जो कैपेसिटर होता है स्टोर्स द एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, दोनों स्टोरिंग एलिमेंट है लेकिन फील्ड अलग अलग है, स्टोर करने का फील्ड अलग अलग है ना बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। चलो, एक टर्म आता है यहाँ पे, उसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है एनर्जी डेंसिटी। क्या है? एनर्जी डेंसिटी। इसको मैं UM से दिखा रहा हूँ ना, क्या है, एनर्जी डेंसिटी। अब इसको मैं सॉल्व करने के लिए बच्चों इंडक्टर का केस लेता हूँ। किसका केस ले रहा हूँ? इंडक्टर का। फॉर इंडक्टर, ठीक है, मतलब सोलिनॉइड ले रहा हूँ, ठीक है। मैं सोलिनॉइड का केस लेकर के इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अपन जानते हैं कि सोलिनॉइड में जो इंडक्टेंस वैल्यू होता है वो कितना होता है बच्चों। देखो, अपन देखे थे कि सोलिनॉइड के केस में जो L आता है वो आता है μ0N² इनटू वॉल्यूम ना, ठीक है बच्चों, ये आता है। ये अपन बात कर चुके हैं सेल्फ इंडक्टेंस के केस में। देखो, और अगर सोलिनॉइड का केस है तो मैग्नेटिक फील्ड आता है μ0 × N × I। यहाँ से N अगर निकालते हो तो N की वैल्यू आएगी B/μ0 × I। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब मैं इस N को यहाँ डालने की कोशिश करता हूँ, तो L की जो वैल्यू आ रही है वो μ0 B/μ0 × I × N² × वॉल्यूम, ठीक है, ये आ रहा होगा। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन एनर्जी को निकाल चुके हैं कि जो टोटल एनर्जी आता है वो हाफ LI² आता है। यहाँ अगर देखें अपन बच्चों तो हाफ
एल के जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, म्यू नॉट बी स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है, इंटू वॉल्यूम, ठीक है, इंटू आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ जो वैल्यू आ रहा है यू एम, वो कितना आ रहा है बच्चों, देखो यू एम आ रहा है हाफ, म्यू नॉट से म्यू नॉट काट दो ना यहाँ, तो ये ऊपर आ रहा होगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट, ठीक है, इंटू वॉल्यूम। चलो ये टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम को ही अपन बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ये इसको अपन लिख सकते हैं म्यू एम, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर डिवाइड बाई म्यू नॉट। ये वो एनर्जी डेंसिटी है जब फ्री स्पेस हो, क्या हो, फ्री स्पेस हो। तो याद रखना ये जो एनर्जी डेंसिटी आ रही है मैग्नेटिक फील्ड में, वो आ रहा है फ्री स्पेस में, कितना आ रहा है, एनर्जी डेंसिटी जो आ रहा है वो आ रहा है बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये याद रखना ये फ्री स्पेस में आ रहा है। अगर आप किसी मीडियम में लिखना चाहते हो तो ये जो आएगा किसी भी मीडियम में ना, किसी भी मीडियम में आएगा, ये आएगा 2 म्यू, और म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है ना, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या ये जो मैं सोलेनॉइड का केस करके डिराइव किया हूँ, क्या ये सोलेनॉइड के लिए वैलिड है सिर्फ, क्या सोलेनॉइड के लिए है ये ही एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला इतना आती है, नहीं बच्चों, ये है जनरल फॉर्मूला। क्या है ये, जनरल है ना, ये जनरल है, ये सभी के लिए वैलिड है। मैंने प्रूफ करने के लिए सोलेनॉइड का केस आपको लिया, क्या लिया कि अपन एनर्जी डेंसिटी को कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट आता है। मैं सोलेनॉइड का केस लिया बच्चों, ठीक है। देखो अपन इसको क्या कर सकते हैं, अपन इसको जनरल बना सकते हैं, मतलब ये हर एक केस में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी पूछा जा रहा है बच्चों, तो आपको ये फॉर्मूला बताना है फ्री स्पेस में, ठीक है। और किसी मीडियम में पूछा जा रहा है तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, क्या आपको लर्न करना पड़ेगा। चलो अब अपन बात करने जा रहे हैं, बच्चों दूसरा पार्ट। क्या बात करने जा रहे हैं, दूसरा पार्ट, वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। वो है बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमने बात किया था स्टैटिक ईएमआई के केस में जो था वो था सेल्फ इंडक्टेंस। अब अपन बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है। देखो म्यूचुअल का मतलब होता है डिपेंडेंसी ना, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंसी। देखो मान लो कि आप यहाँ एक कॉइल बनाते हो, मैं यहाँ एक कॉइल बना रहा हूँ, ठीक है, और इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रहा हूँ। किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, ये जो कॉइल है वो सेकेंडरी कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स एनएस है ना, ये कॉइल जो है वो है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है बच्चों, ये सेकेंडरी कॉइल है। और एक और मैं यहाँ कॉइल बना रहा हूँ ना, ये इस बार प्राइमरी कॉइल रहेगा। क्या रहेगा, इसमें एक डीसी वोल्ट की बैटरी रहेगी और एक की रहेगा, ठीक है। जैसे ही मैं की को क्लोज करूँगा तो ये फिनोमेना अपने को पता है कि होता क्या है, कि करंट धीरे धीरे राइज करेगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या होगा बच्चों, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फैराडे लॉ से इंड्यूस ईएमएफ होगा, मतलब ईएमआई बन जाएगी ना, ईएमआई वर्ड आ जाएगी। देखो ये है प्राइमरी करंट, देखो ये है प्राइमरी कॉइल ना, ये है प्राइमरी कॉइल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है एनपी बोल रहा हूँ। देखो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करूं, अगर मैं प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करता हूं बच्चों, तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ का जनरेशन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो है फ्लक्स लिंक होगा। क्या होगा, फ्लक्स लिंक होगा, और फ्लक्स ऐसे लिंक होगा कि ये जो प्राइमरी करंट है उसका अपोज होगा इसमें ना, इसमें क्या होगा, अपोज होगा, ठीक है। तो देखो इसको अपन स्टेटमेंट के थ्रू ये लिख सकते हैं कि लिखो व्हेनेवर, स्टेटमेंट लिखने की कोशिश कर रहे हैं,
whenever there is change in the primary current, then EMF is induced in सेकेंडरी कॉइल। क्या होगा? EMF जो होगा वो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस होगा, which is linked with प्राइमरी कॉइल। क्या होगा? जो कि प्राइमरी कॉइल से लिंक होगा। ठीक है बच्चों, देखो मैं क्या करता हूं, इसमें की को जैसे ही क्लोज किया, जस्ट की इज क्लोज्ड, जैसे ही मैं की को क्लोज करता हूं बच्चों, तो प्राइमरी कॉइल का जो करंट होगा वो बढ़ेगा। तो जो सेकेंडरी कॉइल में करंट है, जो सेकेंडरी कॉइल का करंट है वो इसके अपोज में आएगा, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसमें जो सेकेंडरी करंट होगा वो ऐसे फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ का जनरेशन होगा। जब भी अपन इसमें करंट चेंज कर रहे हैं तो इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा सेकेंडरी कॉइल में। क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ आएगा सेकेंडरी कॉइल में ना। देखो अगर मैं टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल लिखूं, चलो मैं लिख रहा हूं टोटल फ्लक्स कितना आएगा, टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, कि सेकेंडरी कॉइल में टोटल फ्लक्स कितना आएगा। देखो प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करने का मतलब हुआ कि प्राइमरी कॉइल का मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? तो चेंज इन मैग्नेटिक के चलते ही मैं फ्लक्स लिखता हूं। तो जब भी मैं सेकेंडरी में फ्लक्स लिखूंगा, जब भी मैं सेकेंडरी में टोटल फ्लक्स लिखूंगा बच्चों, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो लिखूंगा वो प्राइमरी, मतलब फ्लक्स किसके वजह से आ रहा है? प्राइमरी की वजह से। तो मैं वहां मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूला लिखते वक्त क्या लिखूंगा? प्राइमरी का लिखूंगा। ठीक है, तो देखो आप इसको लिख सकते हो टोटल फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल है वो किसके चलते है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज होने से ही सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स वेरी किया। अब देखो टोटल फ्लक्स अगर लिखूं तो NS और BS में लिखूंगा, किसके चलते आया है? तो ये आएगा BP। क्या आएगा? BP। करंट इसका था तो मैग्नेटिक फील्ड इसी का चेंज हुआ ना, NS BP। ठीक है, उसके बाद एरिया किसका लिखूंगा? इसका लिखूंगा। ठीक है ना, AS इज इक्वल टू कितना आ रहा होगा? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता हूं तो M लिख रहा हूं ना, ये जो कांस्टेंट है इसको MIP, तो यहाँ जो M निकल रहा होगा वो NS BP AS डिवाइडेड बाई I इंटू P आ रहा होगा। यहाँ तक बातें क्लियर होगी? देखो तो अगर यहाँ देखें तो एक M टर्म डिफाइन किया हूं मैं, इसको अपन बोलते हैं, यह है बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, या इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। याद रखना ये जो M है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और ये जो M है, ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है बच्चों, इसकी जो यूनिट होती है वो सेम लाइक इंडक्टेंस होती है, या इंडक्टर बोलो उसको, वो हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। इसको अपन H से दिखा रहे हैं ना। चलो अब इसमें अगर दूसरा बात करें तो दूसरा पैरामीटर, मैंने टोटल फ्लक्स लिख दिया। अब इंड्यूस ईएमएफ अगर सेकेंडरी कॉइल में निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ अपने को पता है कि इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो -d∅ टोटल, सेकेंडरी में मैं टोटल फ्लक्स लिखूंगा डिवाइडेड बाय
dt। तो सेकेंडरी में टोटल फ्लक्स कितना आया था अभी अपन देखे थे, तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन एस फाई एस डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एम डी आई पी बाई डी टी। ठीक है, तो देखो सेकेंडरी कॉइल में जो इंडक्टेंस की वैल्यू आ रही है वो माइनस एम डी आई पी बाई डी टी। आई पी क्या है यहाँ, प्राइमरी कॉइल का करंट ना। चलो अब अगर अपने को इंड्यूस करंट निकालना हो किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, कि इंड्यूस करंट जो अपोज में फ्लो हो रहा था उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो चलो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 नंबर रीडिंग डालो, इंड्यूस करंट इन सेकेंडरी कॉइल, कि सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट कितना आ रहा होगा। देखो अगर अपन बात करें सेकेंडरी का, देखो तो आई एस इज इक्वल टू एस बाई आर। यहाँ आर क्या है, ये है रेजिस्टेंस, क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल क्या है। तो देखो यहाँ अगर अपन देखें तो लिख सकते हैं माइनस एम बाई आर डी आई पी बाई डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो अगर अपन देखें जैसे अपन इंडक्टेंस की वैल्यू देखे थे, इंडक्टर्स का नोट देखे थे, तो अपन देखे थे कि इंडक्टर जो होता है, जो एल की वैल्यू आती है वो फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो सिमिलरली यहाँ लिखो कि जो एम होगा वो डिपेंड करेगा फिजिकल पैरामीटर पे। किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, फिजिकल। अब फिजिकल पैरामीटर्स क्या होता है, जैसे फिजिकल पैरामीटर्स मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, फिर मान लो रेडियस, एरिया, ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, ये सब क्या है, ये सब है फिजिकल पैरामीटर। मतलब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आती है वो सेल्फ इंडक्टेंस की तरह ही फिजिकल पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। एक और बात जान लो बच्चों कि ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये डिपेंड नहीं करता है, डजंट डिपेंड विच वन इज प्राइमरी और विच वन इज सेकेंडरी, डजंट डिपेंड विच वन इज प्राइमरी एंड विच वन इज सेकेंडरी, कि कौन सा सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, प्राइमरी कोई भी है, दो कॉइल है, दो कॉइल में कोई भी प्राइमरी है सेकेंडरी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या आएगी, वो हमेशा जो बच्चों वो सेम आती है। क्या आती है, हमेशा सेम आती है। तो कोई भी कॉइल प्राइमरी हो सेकेंडरी हो उस पर डिपेंडेंसी म्यूचुअल इंडक्टेंस की नहीं होती है। देखो एक और बात, अब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो रिलेटिव ओरिएंटेशन, ठीक है, कि कॉइल एक दूसरे के से किस ओरिएंटेशन में लगे हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिसको अपन कपलिंग बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो डिपेंड्स करता है रिलेटिव ओरिएंटेशन, किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स। जो दोनों कॉइल हैं उनके रिलेटिव ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को अपन बोलते हैं कपलिंग। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कपलिंग। इसको बाद में देखेंगे। चलो अब कुछ ऐसे ज्योमेट्रीज हैं जिसका अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्री, अलग अलग ज्योमेट्री का। जो पहला ज्योमेट्री है वो है बच्चों टू लॉन्ग कोएक्सियल कॉइल्स, दो लॉन्ग जो है कोएक्सियल कॉइल्स है। देखिए मान लो कि एक कॉइल ये है और दूसरा जो है वो ये है ना,
चलो ये 2 कॉइल है, मीन्स 2 लॉन्ग सोलेनॉइड्स है। कॉइल्स को हटाओ, यहाँ सोलेनॉइड्स लिखो, 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, पहला केस बना लो। सोलेनॉइड्स, ये सोलेनॉइड्स है जिसका लेंथ मैं आपको दे रहा हूँ L है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक L है, ठीक है। ये देखो, ये जो है इसको मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी, ये है प्राइमरी सोलेनॉइड बोल रहा हूँ, जिसको N1 R1 A1 और इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है। इसमें जो है नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, टर्न डेंसिटी N2 लिख रहा हूँ, इसकी रेडियस R2 है और एरिया जो है A2 है बच्चों, और करंट इसमें I2 फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? I2 फ्लो हो रहा है। देखो यहाँ पे मैं केस बनाने जा रहा हूँ कि अगर आउटर सोलिनॉइड है उसमें करंट को वेरी कराऊं। क्या कराने जा रहा हूँ? देखना, इसमें जो केस नंबर पहला डील करने जा रहा हूँ वो है व्हेन करंट इन आउटर सोलिनॉइड वेरीज। अगर आउटर सोलिनॉइड का करंट वेरी कर रहा है तो देखो यहाँ जो है आउटर सोलिनॉइड का करंट वेरी कराने का मतलब हुआ कि ये पूरे एरिया में, ये पूरे रीजन में बच्चों, ये पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का वेरी होना। क्या होना? मैग्नेटिक फील्ड का वेरी होना। और देखो जैसे इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है तो इतने रीजन में तो फ्लक्स चेंज हो ही रहा होगा, जाहिर सी बात है, इतना रीजन में फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। इसका एरिया मैंने A2 लिखा है ना। तो देखो अगर प्राइमरी में अगर I1 चेंज हो रहा है, इसमें बच्चे आधे कंफ्यूज रहते हैं। अगर I1 चेंज हो रहा है मतलब जो पहला सोलिनॉइड है उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और अपने को पता है कि सोलिनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है और सोलिनॉइड के एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड अंदर रहता है। तो अगर मैं बड़े वाले में मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूँ मतलब छोटे वाले एरिया में भी चेंज हो ही रहा होगा। तो अगर मैं टोटल देखो पहला करंट चेंज हुआ तो फ्लक्स इसमें आ रहा हुआ, तो अगर मैं सेकेंडरी सोलिनॉइड में फ्लक्स लिखूं, ठीक है, फाइएस टोटल लिखूंगा तो लिखूंगा M × I × 1, ठीक है, ड्यू टू M × I × 1, और टोटल फ्लक्स कितना होगा NS, ठीक है, NS को मैं सेकेंडरी को मैं N2 लिख रहा हूँ ना, N2 फाइएस को लिखूं B1 × A2। B1 क्यों? क्योंकि पहले के वजह से चेंज आया ना, और वो जो B1 है बच्चों वो हर एक रीजन में है, तो B1 यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है इतने एरिया में। तो मैं यहाँ एरिया A2 लिखा, क्योंकि मैं बताया था फ्लक्स लिखते वक्त जहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है जितने रीजन में उतना ही दूर का एरिया लिखते हैं। चलो ठीक है, मैं लिख दिया इसको, ठीक है, = M × I1। अब मैं सोलिनॉइड के चलते B1 लिखने जा रहा हूँ, तो सोलिनॉइड के चलते B1 जो होगा ये होगा × A2 = M × I1। यहाँ तक बच्चों क्लियर? यहाँ क्लियर। N1 को क्या कैसे लिख दूँ? N1 = N1/L, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा तो देखो पहले म्यू नॉट बाहर निकालता हूँ, म्यू नॉट N1 N2, ठीक है, I1 से I1 गया × A2 / L = N। तो ये आ रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। यहाँ अगर यहाँ देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस, देखो नंबर ऑफ टर्न्स पे, परमिटिविटी पे, लेंथ पे, एरिया पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंडेंट है ना, जो मैं नोट में लिखाया था। तो जो M आ रहा है म्यू नॉट N1 N2 A2 / L। अब बच्चे कंफ्यूज ये रहते हैं कि सर अगर मैं आउटर वाले सोलिनॉइड का, सुनना, अगर मैं आउटर वाले सोलिनॉइड का करंट चेंज किया तो मेरे को म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू इतनी आई। सर अगर अंदर वाले करंट को वेरी कराएं तो चलो देख लेते हैं। अगर अंदर वाले करंट को वेरी कराते हैं, ठीक है, मैं ये डायग्राम रफ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो व्हेन करंट इन इनर सोलिनॉइड, अगर इनर सोलिनॉइड में करंट को वेरी कराएं, ये बात आपको समझना होगा। अगर मान लो कि आपको इनर वाले, ये मैं इनर बना रहा हूँ ना,
अगर इनर वाले में करंट वेरी कर रहा है, अगर इनर वाला जिसका एरिया A2 है, नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, करंट I2 है, अगर आप I2 को चेंज कर रहे हो, अगर I2 चेंज कर रहे हो तो V2 तो सिर्फ इसी रीजन में चेंज हो रहा है, इतना ही, और इसके बाहर क्या है, बड़ा वाला है। ठीक है, तो अगर अपन देखें दूसरे में फ्लक्स लिखे, अगर मैं दूसरे में फ्लक्स लिखता हूं, मतलब पहले वाले में टोटल फ्लक्स लिखने की कोशिश कर रहा हूं, टोटल फ्लक्स जो है पहले वाले में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं टोटल फ्लक्स पहले में लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो पहले का एरिया तो पूरा A1 है, इतना दूर, लेकिन उसमें कितना एरिया में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, वो सिर्फ उसका सिर्फ A2 ही है। तो जब मैं फ्लक्स पहले में लिखूंगा तो क्या पहले में फ्लक्स लिखूंगा तो पहले का एरिया लिखूंगा? नहीं। क्या पहले का जितना एरिया है उतने में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, कंप्लीट एरिया में चेंज हो रहा है? नहीं। सिर्फ कितने में चेंज हो रहा है? सिर्फ A2 में चेंज हो रहा है। तो मैंने बताया था बच्चों कि फ्लक्स जो है उतना ही दूर का लिखूंगा जितने दूर में मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा, जितने दूर में। तो मैग्नेटिक फील्ड I2 के चेंज होने की वजह से सिर्फ अंदर ही है, और बाहर तो अपने को पता है सोलेनोइड की वजह से, अंदर वाले सोलेनोइड की वजह से बाहर जो है नहीं है। तो याद रखो सिर्फ इतना ही दूर में वेरी हो रहा है। तो अगर मैं जो टोटल फ्लक्स होगा, अगर मैं लिखूं टोटल फ्लक्स, अगर मैं टोटल फ्लक्स, यहाँ मैंने सेकेंडरी लिखा था, इसको मैं प्राइमरी बोल रहा हूँ, ऊपर वाले को प्राइमरी। तो अगर मैं प्राइमरी इज इक्वल टू M इंटू किसके वजह से? दूसरे के करंट की वजह से। अगर सेकेंडरी में लिखूं, मतलब प्राइमरी में अगर लिखता हूं तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा V2, ठीक है, एरिया कितना लिखूंगा? एरिया प्राइमरी का लिखूंगा? नहीं, उतना ही दूर का लिखूंगा जितना दूर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इज इक्वल टू M इंटू I2। तो यहाँ देखो V2 को मैं लिखूं तो लिखूंगा N1, देखो यहाँ लिख देता हूँ, म्यू नॉट N2 I2 इंटू A2 इज इक्वल टू M इंटू I2। I2 से I2 गया तो और N2 को अपन लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू N2 बाई L। चलो यहाँ डालोगे तो देखो मैं इसको निकाल रहा हूँ, म्यू नॉट N1 N2, ठीक है बच्चों, म्यू नॉट N1 N2 A2 डिवाइड बाई L, जो कि जो पहले आया था जब मैं आउटर करंट वायरी कराया था, जितना आउटर करंट के चेंज होने से आया था बच्चों, जितना आउटर करंट के चेंज होने से आया था उतना ही इनर की वजह से। तो आपको इस बात से कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है कि दो कॉइल है, अगर दो कॉइल में आपको बाहर वाला करंट वायरी कर रहे हो तो क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू डिफरेंट आएगी जब अंदर वाले करोगे? तो बिल्कुल नहीं बच्चों, बाहर वाला या अंदर वाला हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगा? वो सेम ही आ रहा होगा। चलो जो एक और केस लेते हैं B नंबर, ठीक है, वो है टू कंसेंट्रिक कॉइल्स, ठीक है। देखो एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये ले लेता हूँ, इसकी रेडियस R1 लेता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स N1 लिखता हूँ, ठीक है, इसकी रेडियस R2 लेता हूँ और नंबर ऑफ टर्न्स N2 लेता हूँ। मान लो इसमें I2 करंट जो है वो चेंज कर रहा है, बाहर वाला करंट मैं चेंज किया, बाहर वाला करंट जैसे ही चेंज करूंगा तो इसके वजह से जो है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी, B2 जो है चेंज हो रहा होगा, ये टोटल एरिया में होगा बाहर की वजह से। तो मैं इतने का एरिया लिख सकता हूँ, ये A2 एरिया होगा, मान लो इसका A1 एरिया है, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा कर लो, इसको A1 बोलो, इसको A2 बोलो बाहर वाले को, मैं इसको कॉइल नंबर 2 बोला हूँ बाहर और इसको कॉइल नंबर 1 बोला हूँ, ठीक है। तो तब चलो अगर मैं लिखूँ तो देखो बाहर वाला करंट चेंज हो रहा है तो इनर वाले कॉइल में क्या होगा? टोटल फ्लक्स होगा लिंक। तो टोटल फ्लक्स इन इनर होगा, वो लिखूंगा N1, ठीक है, किसके वजह से? बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, N2 A1 इतने दूर में है मैग्नेटिक इज इक्वल टू M इंटू I इंटू 2। देखो अपने को पता है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, ठीक है, एट सेंटर कितना होता है? वो होता है N2 म्यू नॉट I2 अपॉन 2 R2, ये रेडियस में लिखूंगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई
यहाँ देखो इंटू A1 इज इक्वल टू एम इंटू I2। यहाँ से देखो I2 कैंसिल, तो आपको जो वैल्यू मिल रहा होगा वो देखो कितना मिल रहा होगा। आप वैल्यू यहाँ से डाल सकते हो, तो जो वैल्यू आ रहा होगा उसको चेक करते हैं। जो m की वैल्यू आ रही होगी वो आ रहा होगा म्यू नॉट N1 N2 इंटू एरिया A1 डिवाइडेड बाई 2R2। आप A1 लिख सकते हो पाई R1 स्क्वायर। यहाँ जैसे ही डालोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आएगी म्यू नॉट N1 N2, ठीक है, पाई R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2R1। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, अगर मैं अंदर वाला करंट चेंज कर दिया तो सेम केस हो जाएगा सोलेनॉइड वाला। आप इसको डील कर सकते हो, ठीक है, आसानी से।